चलिए, गुड आफ्टरनून भाई सबको। यशवंत, शालिनी, नेहा, नमस्ते, सोमेंद्र, पुनीत, गुड आफ्टरनून सबको। चलो, सब ऐड हो गए ना? चलो बढ़िया। चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे कल विसर्ग संधि, है ना। विसर्ग संधि में हमने काफी सारे नियम देख लिए थे। एक बार तुरंत उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। पहला नियम मैंने आपको बताया था, क्या था भाई पहला नियम? पहला नियम ये बोल रहा था कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के पश्चात क, ख या प, फ में से कोई वर्ण हो, इसके लिए पहला नियम आया था। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ये जो विसर्ग संधि है वो सघोष और अघोष वर्णों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यानी जो घोष है उस पर निर्भर करता है व्यंजन संधि। इसीलिए हम बहुत सारे नियम जो हैं वो अलग अलग पढ़ते हैं सघोष और अघोष के आधार पर। पहला नियम जो था वो किसके लिए था? पहला नियम था क, ख और प, फ के लिए। और दो स्थितियां भी मैंने कल के क्लास में ही आपको बताई थी कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ आता है तो नियम अलग होता है, जबकि यदि इनके अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो नियम बदल जाता है। ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। चलिए, तो पहला नियम मैंने आपको बताया था क, ख और प, फ के लिए। क्या बताया था कि यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले आ या आ हो और विसर्ग के बाद क, ख या प, फ हो तो उस स्थिति में विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण में हमने देखा था रजह धन कण, रजह कण, प्रातः धन काल, प्रातः काल। ठीक है, ऐसा देखे थे ना हम कल। प्रातः धन काल क्या बन जाता है? प्रातः काल। कैसे बना? तो देखो, प्रा धन त धन अ धन विसर्ग धन काल। ठीक है, इसको चाहो तो आप तोड़ सकते हो और चाहो तो ना तोड़ो। चलिए, तो समझेंगे इसको। विसर्ग के पहले आ है, विसर्ग के बाद क है। इस स्थिति में विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए आप इससे बनने वाला शब्द देखते हैं प्रातः काल। इसी प्रकार रजह धन कण, रजह कण। इसी प्रकार अंतः धन पुर, अंतःपुर। ये सब उदाहरण हमने कल देखे थे। दूसरा नियम किसके लिए था? इन्हिच के लिए था। और कैसे था? यदि विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है, हो सकता है वो ई होगा, हो सकता है वो उ होगा, कोई भी अन्य हो सकता है, और विसर्ग के बाद यही क, ख या प, फ आए तो उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में ये विसर्ग बदल जाता है किसमें? षटकोण के श में, आधे षटकोण के श में। इसके उदाहरण में हमने क्या देखा था? इसके उदाहरण में हमने देखा था निह धन कंटक क्या बन जाता है? निष्कंटक। कैसे बना? देखिए, न धन, ये छोटी ई आया। देखो, नी का उच्चारण क्या होता है? नी, यानी न वर्ण पहले आता है, फिर ई स्वर इसमें लगा होता है, फिर विसर्ग, फिर क, आधा न मिला ट और क। संधि कहां होनी है? यहां पर देखिए, विसर्ग के ठीक पहले ई आया, यानी आ के अतिरिक्त अन्य स्वर है, और विसर्ग के बाद का आया तो इस स्थिति में ये विसर्ग बदल के क्या हो गया? श बन गया। क्या बन गया? शब्द निष्कंटक। क्लियर है ये दो नियम? अब देखिए, तीसरा नियम हमने क्या पढ़ा था? तीसरा नियम हमने पढ़ा था यदि विसर्ग के पश्चात बीच वाले जो अघोष वर्ण है च, छ, ट, ठ या त, थ हो
तो क्या होगा। तीसरे नियम में मैंने आपको ये बताया था कि विसर्ग के पहले वाले वर्ण पर वर्ण का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि विसर्ग के बाद च, ट या त वर्ग के अघोष वर्ण हो। अघोष वर्ण आपको पता होगा, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। इस स्थिति में नियम क्या है कि यदि विसर्ग के पश्चात च, छ आए तो विसर्ग का रूपांतरण हो जाता है शक्कर के श में। यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आए तो विसर्ग बदल जाता है श में। यदि विसर्ग के बाद त, थ आए तो विसर्ग बदल जाता है स में। यह तीसरा नियम है। क्लियर। इसके उदाहरण में हमने क्या देखा था? इसके उदाहरण में हमने देखा था कह, धन, चित। देखिए विसर्ग के पहले वाले स्वर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कब नहीं पड़ता? जब विसर्ग के बाद इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण आता है तब। तो विसर्ग के बाद च आया है यहां पर। अब आप बोलेंगे सर ई दिख रहा है हमको, तो ई नहीं है भाई, यहां पर च धन ई है, धन त है, ऐसा है। चित्त लिखा हुआ है। इधर आप देखेंगे तो क धन अ, धन विसर्ग, ऐसा। तो विसर्ग के ठीक बाद जब च आ रहा है तो इस विसर्ग का रूपांतरण हो जाएगा शक्कर के श में। क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बन जाएगा कश्चित, ऐसा। इसी प्रकार निह, धन, चित क्या बन जाएगा? सॉरी, ये त इसमें हलंत नहीं होता है ना, निश्चित वाले में हलंत नहीं होता। क्या बन जाएगा शब्द? निश्चित बन जाएगा। इसी प्रकार निधन चल हमने देखा, निश्चल बन जाएगा। निधन छल हमने देखा, निश्चल बन जाएगा। ये तो च और छ की बात हो गई। यहीं पर यदि दुह, धन, ट था तो ये क्या बना था? दुष्ट बन गया था। क्यों बन गया था? क्योंकि विसर्ग के बाद यदि ट, ठ आता है तो विसर्ग किस में बदलेगा? षटकोण के श में बदलेगा। ऐसे ही धनु, धन, टंकार मैंने बताया था आपको। धनु, धन, टंकार क्या बन गया था? धनुष टंकार बन गया था, ऐसा। ऐसे ही यदि त या था आए, जैसे कि निह, धन, तेज क्या बन गया था? निस्तेज बन गया था। निह, धन, तार निस्तार बन जाता है। दुह, धन, तर दुह, धन, तर दुस्तर बन जाता है। इस प्रकार के उदाहरण आपको मिले थे। ये नियम हमने पढ़ लिए हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद वाला नियम क्या था। अब अघोष वर्ण खत्म हो गए, अघोष वर्ण खत्म, अब सघोष वर्णों में आए थे। सघोष वर्णों के लिए भी सेम कंडीशन होती है। क्या कंडीशन? एक कंडीशन होगी कि विसर्ग के पहले आ या आ आएगा और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आएगा तो नियम अलग होगा। और यदि विसर्ग के पूर्व आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आता है तो नियम बदल जाएगा। क्लियर। तो पहली स्थिति देखिए, पहली स्थिति में क्या हुआ था। पहली स्थिति में जब विसर्ग के पहले आ या आ है और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण है तो उस स्थिति में क्या होता है, ये विसर्ग आ या आ से मिल करके ओ बना लेता है। वैसे जनरली आपको आ ही मिलेगा, आ नहीं मिलेगा, है ना। इसके उदाहरण में हमने क्या देखा था? इसके उदाहरण में हमने देखा था जैसे मनः, धन, ज। कल आपको यह भी बताया था कि सघोष वर्ण के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इसको भी ध्यान रखना। सघोष वर्णों में कौन आता है? सबसे पहले सभी स्वर। लेकिन सभी स्वर जब आएंगे यानी कोई स्वर आएगा तो उस स्थिति में नियम थोड़ा सा बदलता है, मैंने आपको यह भी बताया था, ठीक। स्वर आते हैं, अयोगवाह आते हैं, और कौन आता है भाई? और आते हैं इसमें हर वर्ग का, यानी स्पर्शी वर्ण में आ जाओगे क ख में, हर वर्ग का
तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष है। फिर आप आओगे ऊष्म वर्णों में तो ह सघोष है, य, र, ल, व ये सघोष हैं। इसके अलावा त्र, ज्ञ, श्र ये तीनों सघोष होते हैं। ये सघोष वर्ण है। तो नियम क्या बोल रहा है कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ है और विसर्ग के पश्चात इनमें से कोई वर्ण आता है, किनमें से, ये जो वर्ण दिए हैं इनमें से कोई आता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये विसर्ग आ या आ से मिलाकर ओ बना लेता है। कैसे बनेगा समझेंगे इसको। देखिए जैसे यहां पर लिखा है मनः धन जा, तो इसको मैं चाहूं तो ऐसा तोड़ सकता हूं, आधन विसर्ग धन ज। अब ये जो विसर्ग है, चलिए ये विसर्ग है, इसके ठीक पहले आ रहा है क्या, बिल्कुल आ या आ में से आ है। विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है क्या, ज सघोष वर्ण होता है कि नहीं, बिल्कुल। च, छ, ज, ज अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसका मतलब ये वर्ण कैसा है, ये वर्ण है सघोष वर्ण। ये वर्ण कैसा, सघोष वर्ण। तो इस स्थिति में होगा क्या समझेंगे। इस स्थिति में होगा ये कि ये जो दोनों भाई साहब हैं, कौन कौन, अ और विसर्ग, ये दोनों मिलेंगे और मिलकर बना लेंगे ओ। अब ये ओ इस न से मिलेगा, क्या बन जाएगा, नो। पीछे छूटा था म, इधर बचा था ज, शब्द क्या बन गया, मनोज बन गया। क्लियर है। अब इसी में मैंने आपको बताया था और उदाहरण, जैसे सरह धन वर क्या बना था, सरोवर बना था। वयः धन वृद्ध, वयोवृद्ध बन जाता है। ये सारे उदाहरण हमने कल की क्लास में देख लिया था। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको कल बताए थे, बहुत सारे सॉल्व भी किए थे हमने कल, है ना। आप ये देखिए, ये सारे उदाहरण हमने कल सॉल्व कर लिए थे। ठीक, अब नियम थोड़ा सा बदलेगा भाई। कैसे बदलेगा, नियम बदलेगा कैसे, यदि विसर्ग के पहले अ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर आता है और विसर्ग के पश्चात सघोष वर्ण आता है, तब क्या होगा। तो देखिए नियम क्या बोल रहा है, नियम ये बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले आ या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है, ये नहीं है कोई अन्य स्वर है, और विसर्ग के पश्चात कोई सघोष वर्ण है, तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का रूपांतरण र में हो जाता है। नियम हमने देखा था, उदाहरण भी देखे थे इसके, है ना। जैसे निधन गम क्या बन जाता है, निर्गम। निधन झर, निधन झर क्या बन जाता है, निर्झर बन जाएगा। इस प्रकार के उदाहरण हमने कल देखे थे। यहीं पर मैंने आपको एक चीज बताया था कि यदि विसर्ग के पहले भी आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तब क्या होता है, उस स्थिति में ये जो विसर्ग है इस आ से मिल करके ओ तो बनाता है, वो तो बनेगा, ठीक है। लेकिन इस आ को शब्द के बीच में न लिख करके इसमें एक प्लुत का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मनः धन भाव क्या बन जाता है, सॉरी मनः धन भाव बोलता हूं, मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल क्या बन गया था, मनोनुकूल बन गया था, मनोनुकूल। ऐसा कल की क्लास में आपको याद होगा, ठीक है। कह धन अपि, नियम याद होगा, क्या बन जाता है, कोपी। ऐसा इतने सारे नियम क्लियर हैं, यस।
यहां तक के नियम क्लियर हैं कि नहीं? चलो 20 मिनट तो रिवीजन में लग गया आपके। ठीक है, आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, बढ़िया। ये एकदम सीक्वेंस में है ना? सीक्वेंस में याद भी होना चाहिए कब क्या होता है, कब क्या होता है। ऐसे पढ़ेंगे तो एकदम आसानी से आपको इसमें नियम में बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत है भी नहीं। ठीक, चलो भाई अब आते हैं नए टॉपिक पर। इसी के आगे अगला नियम, चलिए अगला नियम लिखिए। अगला नियम क्या है? देखिए अगला नियम यह बोलता है कि यदि विसर्ग के पश्चात श, श या स आए। नियम क्या बोल रहा है? यदि विसर्ग के पश्चात शक्कर का श, षटकोण का श या सरोता का स में से कोई भी एक स आए तो उस स्थिति में इस विसर्ग का रूपांतरण सामने स्थित वर्ण के ह्रस्व रूप में हो जाता है। यानी विसर्ग किस में बदल जाएगा? शक्कर के श में, लेकिन ह्रस्व रूप में। ह्रस्व मतलब आधा, उसके साथ स्वर संलग्न नहीं होगा। यदि षटकोण का श आता है तो ये बदल जाएगा किसमें? आधा श में। इसी प्रकार यदि सरोता का स आया तो ये बदल जाएगा आधा स में। ठीक, नियम यही है। लेकिन एक अवधारणा इसी में यह भी है कि यदि आप चाहें तो उसको वर्ण को इसमें बदलने की अपेक्षा क्या करो? विसर्ग को उसी रूप में लिख दो। ये एक और अवधारणा है। तो यहां से वर्ण का रूपांतरण दो तरीकों से होता है। पहला ये होता है कि विसर्ग वैसे का वैसा रहता है, विसर्ग अपरिवर्तित रहता है, विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। ये पहली अवधारणा। और दूसरा, सामने स्थित वर्ण के ह्रस्व रूप में बदलता है या चाहे तो बदल जाता है। इसके उदाहरण की यदि मैं बात करूं तो देखिए, जैसे मैं बोलूं दुह धन शासन, दुह धन शासन, तो विसर्ग के बाद कौन आ रहा है? शक्कर का श आ रहा है। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? तो देखो, ये पहली स्थिति में अगर आप रखते हो तो ये बनेगा दुह शासन, और दूसरी स्थिति में यदि आप रखते हो तो ये बन जाएगा दुशासन। दोनों ही स्थितियां सही मानी जाती हैं, दोनों ही स्थितियां सही मानी जाती है, कोई गलत नहीं है, दोनों ही स्थितियां सही हैं। ठीक, इसी प्रकार यदि मैं और उदाहरण लूं तो निह धन शंक क्या बनेगा? या तो यहां से बन सकता है निशंक, या आप चाहें तो इसको निःशंक ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, हाँ। और इसी में यदि उदाहरण देखें तो एक उदाहरण और लिख देता हूं मैं, जैसे निह धन संदेह, तो यहां से आप चाहें तो इसको निसंदेह लिखे, या आप चाहें तो निस्संदेह लिखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं और वनडे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा ये जो संधि वाले वर्ण हैं, सॉरी संधि वाले शब्द हैं, इनको आप ज्यादा तवज्जो दीजिएगा। ठीक है, विसर्ग के सामने स्वर जरूरी, विसर्ग के सामने स्वर की मैं बात ही नहीं किया हूं यहां किम्मी। मैं इस नियम में बोला हूं क्या कि विसर्ग के पहले ये स्वर होना चाहिए, विसर्ग के पहले ये स्वर होना चाहिए, बोला हूं क्या? नहीं बोला हूं। मैं क्या बोला हूं? देखो, यदि विसर्ग के बाद शा आए तो शा में बदलेगा, षटकोण का शा आए तो षटकोण के शा में,
विसर्ग के बाद सरोता का सा आएगा तो विसर्ग बदल जाएगा सरोता के सा में। ठीक, तो ये नियम है भाई, आसान आसान से नियम है। विसर्ग संधि बहुत सरल संधि है, लेकिन अगर पढ़ोगे तब, ये प्रैक्टिस मांगता है। चलिए, एक नियम और बचा है। नियम क्या बोलता है कि यदि विसर्ग के पूर्व लघु स्वर है, कौन सा लघु स्वर? आ के अतिरिक्त अन्य कोई लघु स्वर है। ठीक, यदि विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर है और विसर्ग के बाद यदि र है, र, उस स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है और ये लघु स्वर अपने दीर्घ रूप में आ जाता है, यानी दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो दो चीजें होंगी, किस स्थिति में? इस स्थिति में। देखो, अगर स्थिति ये है तो क्या होगा? पहली चीज क्या होगी? विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा? लघु स्वर किसमें बदल जाएगा? दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। यानी यदि छोटी ई है तो ये बदल जाएगा बड़ी ई में, यदि छोटा ऊ है तो बदल जाएगा बड़ा ऊ में। ये नियम है, इसी में आपको उदाहरण मिलेगा। ठीक है, शब्द शुद्धि में भी काम आएगा। देखो, जैसे निह धन रव क्या बन जाता है? विसर्ग के पहले आ के अतिरिक्त अन्य स्वर है, बिल्कुल है। विसर्ग के बाद रा आया, इस स्थिति में शब्द क्या बन जाएगा? नीरव। कैसे बना? सबसे पहले ये विसर्ग हटा और ये जो लघु स्वर है इसका दीर्घीकरण हो गया, यानी ये अपने लघु रूप से दीर्घ रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार निह धन रस क्या बन जाता है? नीरस बन जाता है। एक शब्द जिसमें हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं, निह धन रोग क्या बन जाता है? निरोग। ये शुद्ध रूप है भाई, याद रखना, ये शुद्ध रूप है। ऐसे ही लिखा जाता है, शब्द शुद्धि में पूछता है इनमें से कौन सा स्वरूप सही है, तो निरोग होता है, निरोग नहीं होता। क्लियर है नियम? सारे नियम जल्दी बताइए। जगदीश, पुनीत, मितेश, बहुत बढ़िया, किरण, सेवक। चलिए, लास्ट का क्या शंभू? ये वाला नहीं समझ आया? अरे निरोग ऐसे लिखा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, हर जगह लिखा हुआ देखते हो ऐसा, ये गलत रूप है, ये शुद्ध रूप नहीं है, है ना? शुद्ध रूप लिखा जाता है, निरोग होता है, निरोग नहीं होता, क्योंकि संधि से ये बनता है वो नहीं बनता। ठीक, शब्द शुद्धिकरण में पूछता है, इसको कई बार पूछा हुआ है। इसी को एक बार और रिपीट कर दो। अच्छा, ठीक है। देखो, नियम क्या बोल रहा है? ये नियम बोल रहा है यदि विसर्ग के पहले कोई लघु स्वर है, लघु स्वर कौन हो सकता है? या तो, चलिए, हाँ, क्या बोल रहा है? यदि विसर्ग के पहले क्या हो? लघु स्वर हो। अब ये लघु स्वर क्या है भाई? लघु स्वर या तो आ हो सकता है, ई, उ या री, यही तो हो सकते हैं। हाँ, लेकिन मैंने यहां पर इसके ठीक नीचे क्या लिखा है? आ के अतिरिक्त, यानी आ तो हो ही नहीं सकता, आ के अतिरिक्त, तो आ तो यहां से भी कट गया। और एक चीज हमेशा याद रखना, री के साथ कभी र की संधि नहीं होती, री के साथ र की संधि नहीं होती है। तो बचे कौन? केवल ई बचा और उ बचा। तो सीधे यहां पर अगर मैं चाहता तो विसर्ग के पहले ई या उ होने पर तथा विसर्ग के बाद र होने पर
संधि कैसे होगी? ये लघु स्वर अपने दीर्घ रूप में बदल जाएंगे। ई बदल जाएगा ई में, ऊ बदल जाएगा बड़ा ऊ में, और क्या होगा? इस विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा, गायब हो जाएगा। लुप्त होना मतलब गायब हो जाना। ठीक, तो यही तो हुआ है पूरे उदाहरणों में। आप देखोगे तो देखो, जैसे विसर्ग के ठीक पहले यहां पर देखो, इसको तोड़ के समझाता हूं आपको, शंभू समझ जाओगे, है ना। जैसे निधन रव है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? नि धन रव लिख सकते हैं ऐसा? जल्दी बताओ, शंभू सही टूटा है? यदि मैं चाहता तो इसको र धन अ व धन आ लिख सकता था, है ना, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। चलो, तो अब क्या बोल रहा है नियम? यदि विसर्ग के पहले ई या उ होना चाहिए तो है क्या? बिल्कुल है। और विसर्ग के बाद र है क्या? बिल्कुल है। उस स्थिति में क्या होगा? तो देखो, इस स्थिति में सबसे पहले तो ये विसर्ग हट जाएगा, यानी जो नया शब्द बनेगा उसमें विसर्ग नहीं लगेगा। और दूसरा चीज क्या होगा? ये जो लघु स्वर है ये दीर्घ रूप में आ जाएगा। तो ई का दीर्घ ई होता है, ये इमली का ई, ये इख के ई। अब ये हट गया, ई आएगा, तो ई अब किससे जुड़ेगा? न से। क्या बन गया? नी। बाकी को वैसे का वैसा लिख दो, विसर्ग तो हट ही गया है। क्लियर है? चलो, तो इस तरीके से आपकी विसर्ग संधि वाला टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक, विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करने के लिए आपको नियम पता होने चाहिए। आपको नियम यह पता होना चाहिए कि कब ये लघु स्वर दीर्घ रूप में आता है, कब ये विसर्ग लुप्त होता है, कब सघोष वर्ण आने पर जो विसर्ग है वो र में बदलता है, कब विसर्ग बदल जाता है षटकोण के षा में, कब शक्कर के षा में, कब सरहोता के षा में बदल जाता है। यदि आप इनके संधि करने की आप प्रैक्टिस अगर कर लिए, है ना, ये जो नियम आपको बताया हूं इसके पहले, अगर आप इन संधियों की प्रैक्टिस कर लिए तो मान के चलो कि आप संधि विच्छेद करना भी आसानी से सीख जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दो वाला एकाध, जैसे देखो भाई, कहां है वो, ये जैसे आपको बोला दुह धन रोग, क्या बन जाएगा? द धन छोटा उ धन विसर्ग धन र धन ओ धन ग। अब विसर्ग के पहले उ है, विसर्ग के बाद र है, तो पहले क्या होगा? विसर्ग हटा, उ बदल जाएगा बड़ा उ में, क्या बन जाएगा? दू रोग। ठीक है सोमेंद्र? चलो, तो ये हो गई भाई आपकी व्यंजन संधि, सॉरी विसर्ग संधि खत्म। ठीक, अब थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 मिनट का टाइम दो भाई मेरे को, फाइल इंपोर्ट करने दो। चलो, समझ आ रहा है ना? हिंदी कठिन तो नहीं लग रही है? बताओ 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 जल्दी, हिंदी कठिन तो नहीं है ना? नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है ना। तो नहीं पढ़ने से लगता है, ये मुद्दे की बात ये है। आपके लिए क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो। चलो, पहला क्वेश्चन आपके लिए, उल्लेख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप पढ़ाते हैं तो सरल हो जाता है, अरे आप पढ़ते हो इसलिए सरल होता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि का नियम क्या बोलता है? यदि त के सामने ल हो, नियम बताया था, यदि त या द के सामने कौन कौन आता है तो कैसे कैसे बदलता है?
याद है? उसी में एक बार एक वर्ण आया था ल, तो मैंने क्या कहा था, यदि त या द के सामने ल आता है तो ये त भी किस में बदल जाता है, ल में बदल जाता है। हुआ था ऐसा? तो उत्धन लेख उल्लेख, उत्धन लंघन उल्लंघन, उत्धन लास उल्लास, ऐसे शब्द बने थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और संधि का नाम भी बताना है। चलो जल्दी बताओ। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, वाह, नीरज, मंजू, निधि सब सही बता रहे हो, गुड। अच्छा, संधि का नाम क्या है ये बताओ, कौन सी संधि है? यण, वेरी गुड, यण संधि, बहुत बढ़िया। ठीक है, अति धन आचार बताया था कैसे टूटता है, अधन त धन ई धन आ, धन चार मत तोड़ो, चार को मत तोड़ो, ई और आ मिलेंगे, क्या बनेगा, या बनेगा। पहचान बताया था यण संधि की कि या व या र के ठीक पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आधा बोलने का मतलब उसके साथ स्वर संलग्न नहीं होता है, तो उस स्थिति में ये ता जो है ये तो पूरा हो ही नहीं पाएगा। क्या बन जाएगा शब्द, आ, फिर ये आधा ता, फिर या, ये तो खत्म, कौन बचा, चार, शब्द क्या बन गया, अत्याचार। ठीक है, अगला, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बनाओ। अरे वाह, वेरी गुड, क्या बना, दिक धन अंबर, ये होगा इसका सही संधि विच्छेद। कौन सी संधि, साफ दिख रहा है, हलंत की संधि, मतलब व्यंजन की संधि, व्यंजन संधि को हल की संधि भी बोलते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, उड्डयनम, ये माँ में हलंत है भाई, है ना, सब में इसमें हलंत है। उड्डयनम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, तरुण, नीलम, परी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, संदीप, मनीषा, मंजू, वर्षा, यशवंत, वेरी गुड। क्या होगा, उत्धन डयनम, संधि व्यंजन संधि, दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विकार में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, चलो बताओ जल्दी। सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक ठीक ठीक, सब सही जा, गुड। कैसे टूटता है, निह धन विकार, विसर्ग के पहले ई आया, अब भी पढ़े ना नियम, विसर्ग के पहले ई आए और विसर्ग के बाद कोई सघोष वर्ण आए तो विसर्ग बदल जाता है आधा रा में, और आधा रा है मतलब मात्रा तो इस ओर भागती है र की, बताया था स्वर जो होते हैं उनकी मात्रा हमेशा इस ओर लगती है और र की मात्रा भागती है इस ओर, तो इस ओर कौन है, वा, तो किसके ऊपर चढ़ेगी मात्रा, वा पे, क्या बन जाएगा, निर्विकार, ऐसा। चलो वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखो, सत्याग्रह में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है भाई, चलो बताओ जल्दी। क्वेश्चन देखो ऐसे ही पूछता है, बहुत कठिन नहीं रहते क्वेश्चन, लेकिन हमको बेसिक नहीं पता होता करके गलत बनाते हैं। पवन, बहुत बढ़िया, अरे यार तुम लोग सीरियस ले लिए यार कि य के पहले आधा था आया मतलब यण लगा देंगे। अरे सार्थक शब्द भी तो होने चाहिए, जब संधि तोड़ना सिखा रहा था मैं शुरुआत में तो बताया था दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए। दो स्थितियां, दो शर्तें होती हैं किसी भी शब्द को उसके अवयवों में तोड़ने की। पहली शर्त, दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, दोनों शब्द क्या होने चाहिए, सार्थक। दूसरा, अर्थ भिन्नता की स्थिति नहीं होनी चाहिए, यदि अर्थ भिन्नता दिखती है इसका मतलब वो संधि गलत है। तो ये दो स्थितियां, आपको उदाहरण भी बताया था स्वागत का, हम हमेशा सुधन आगत ही तो लेते हैं, स्वधन आगत क्यों नहीं लेते, यहां भी तो दीर्घ संधि हो सकती है, क्यों नहीं लेते, क्योंकि स्व आगत जब मैं तोड़ता हूं तो यहां पर अर्थ भिन्नता की स्थिति हो जाती है।
सुआगत, देखो स्वागत शब्द का अर्थ क्या होता है? वेलकम, अच्छे से आना। और स्वागत का मतलब क्या होगा? स्वयं का आना, अर्थ स्थिति बदल जाएगी। इसीलिए संधि का ये विच्छेद गलत है। और सुधन आगत, सु यानी अच्छा, आगत यानी आगमन, आना, तो अच्छे से आगमन होना, स्वागत, ये इसका सही संधि विच्छेद होता है। ठीक, तो सत्याग्रह, तो पिघलना नहीं है, ये आधा ता देख के, या के पहले आधा ता या कोई भी आधा वर्ण देख के पिघल मत जाना, पिघलोगे तो नुकसान। क्या देखना है? पहले दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। अगर इसको मैं आप लोग के हिसाब से यण में तोड़ने लग जाऊं तो कैसे हो जाएगा? देखो, या तो सी या तो सी, यही होगा, सॉरी सीती, सती है ना, या तो ये होगा या ये होगा सती। धन आग्रह, ये तो स्थिति तो गलत है। इसमें दोनों शब्द सार्थक हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन यदि अगर आप इसको ऐसा तोड़ोगे तो भैया ये तो अर्थ भिन्नता की स्थिति हो जाएगी। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह, और यहां पर अर्थ क्या निकल रहा है? सती के द्वारा किया गया आग्रह, अर्थ बदल गया, तो उस स्थिति में ये गलत है, ये गलत है। सही क्या होगा इसका? सत्य धन आग्रह, एकदम सरल सा विच्छेद है इसका, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह दीर्घ संधि का उदाहरण है। चलो आगे बढ़ो। श्रावण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बनाओ। ठीक है, ये श्री नहीं है भाई, ये श्राव है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग। श्रावण, बहुत बढ़िया। ठीक है, अयादि संधि का उदाहरण है ना? श्रव धन अन, होता क्या है? श्र धन औ धन अ धन न। अयादि संधि में होता यह है कि जब व्युत्पन्न स्वरों की संधि, व्युत्पन्न स्वर में याद है कौन कौन से आते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। यदि व्युत्पन्न स्वर के सामने कोई अन्य स्वर आता है तो ये वर्ण अपने उच्चारण में बदल जाते हैं, और मजे की बात, बाद वाले स्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो ए बदल जाएगा किसमें? आय में, याद रखना हलंत होगा। ऐ बदल जाएगा किसमें? आय में, हलंत होगा। आव में भी हलंत होगा, आव में हलंत होगा। तो ये आव के सामने आया आ, ये आव बदल गया किसमें? आव में। अब ये नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तो श्रा के साथ आ जुड़ा, क्या बन गया? श्रा। मैंने पहले ही कहा कि बाद वाले स्वर के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, मतलब वा को ये पूरा करेगा। कौन? आ, क्या बन जाएगा? वा। और ना बदल जाता है णा में। कौन से नियम से? ये व्यंजन संधि का नियम है कि यदि र, री, श, वा के बाद यदि कोई स्वर आता है ना, र, री, श, वा के बाद यदि कोई स्वर आता है और इसके बाद यदि ना आता है तो ना बदल जाता है किसमें? णा में बदल जाता है, णा में बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रव धन, ये देखो यहां पर श्रव धन अन, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, काव्योर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे यार, फिर यहां पे एक टाइपिंग मिस्टेक दिख रहा है मेरे को। उर्मी में बड़ा ओ होता है भाई, है ना, बड़ा ओ है ये ना, बी होगा आंसर। मिल तो गया है। गुण संधि का उदाहरण है काव्य धन उर्मी। ठीक है, आ धन उ मिले, क्या बन गया? ओ बन गया है। आसान सा है उदाहरण। अगला, मनः धन भाव। चलो जल्दी बताओ। मनः धन भाव, बहुत बढ़िया, आसान है।
मनोभाव। विसर्ग संधि का उदाहरण है, विसर्ग के पहले यदि आ है, विसर्ग के बाद यदि कोई सघोष वर्ण है, तो ये दोनों मिलते हैं कौन, आ और विसर्ग, और बना लेते हैं ओ। बस यही तो उदाहरण है। चलो अगला नियम, सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? विच्छेद पता है कि नहीं? बहुत बढ़िया सेवक, वेरी गुड। व्यंजन संधि है। क्या होगा इसका विच्छेद? सत धन मार्ग। इसमें बदलता है ना। यदि त के सामने कोई भी पंचम वर्ण आता है, पंचम वर्ण में भी केवल दो ही आएंगे, जाहिर सी बात है, या तो ना आएगा या तो मां आएगा, क्योंकि बाकी के जो पंचम वर्ण हैं, अंगा, इया, णा, यहां से तो कोई शब्द प्रारंभ ही नहीं होता है। तो यदि ता के सामने कोई भी पंचम वर्ण आता है तो ये अपने वर्ग के पंचम में बदल जाता है। तो ता किसमें बदल जाएगा? ना में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा शब्द? सन्मार्ग। ऐसा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? यार टाइपिंग मिस्टेक बहुत हुआ है, ये आयादी है ना। चलो, वाह रे सेवक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रंजीता बहुत बढ़िया, हाँ गुड। देखो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होता है अभिधन उदय। अब जाहिर सी बात है, ई सामने आया, ई के सामने कोई दूसरा स्वर, यानी कि यण संधि का उदाहरण है, ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक, आ धन भ धन ई धन उ धन दय, ई और उ मिलेंगे, या पर उ की मात्रा लग जाएगी और इनका कहानी खत्म। आ आधा भ फिर यू दय। चलो अगला क्वेश्चन, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? अरे एकदम फुल टॉस है, फुल टॉस। चलो, हाँ बहुत बढ़िया, 5 प्रकार, बहुत बढ़िया। नाम क्या क्या है? सबसे पहले दीर्घ, फिर गुण, फिर वृद्धि, फिर यण, और अंत में आता है अयादि। दीर्घ की पहचान या तो शब्द में आ होगा या बड़ा ई होगा। गुण की पहचान या तो ए होगा या तो, सॉरी यहाँ पे उ भी होता है ना, या तो ए होगा या उ होगा या अर होता है। वृद्धि की पहचान या तो ऐ होगा या तो औ होगा। यण की पहचान य र व। ठीक है, ला वाले उदाहरण हमको हिंदी में नहीं दिखते, संस्कृत में दिखते हैं जरूर। ठीक है, हाँ। अयादि की पहचान क्या है? अय, आय, अव और आव, ये पहचान है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, व्यर्थ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जगदीश, रंजीता, दिव्या बहुत अच्छे, नीरज, भूमिका। आसान है, रत्न, धन, आकर। आकर बोला जाता है किसको? खदान को। खान जो होते हैं ना, खान, खदान, माइंस। ठीक है, माइंस होते हैं, उनको बोला जाता है आकर। तो रत्नों का आकर कौन है? कहां से रत्न निकलते हैं? समुद्र से, इसीलिए उसको रत्नाकर बोलते हैं। ठीक है, समुद्र मंथन सुने हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ए भी होगा क्या सर? बोले क्या ए कैसे होगा जी? ए कैसे होगा? ये तो वाक धन ईश से बना है। बताओ किरण, कौन सी संधि है? हाँ, स्वर संधि का, सॉरी व्यंजन संधि का पहला नियम है। ठीक है, चलिए अगला, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जल्दी बताओ।
बहुत बढ़िया, ए है ना। वि धन अर्थ बना है व्यर्थ, संधि कौन सी है? तो दिख रहा है य के पहले आधा वर्ण, यानी ये कौन सी संधि है? यण संधि है। ठीक, चलिए आगे देखिए। तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो? जल्दी बताओ। अरे घुड़दौड़ है जी, सॉरी। घुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये हिंदी की संधि है। हिंदी की संधि में समझिए इस बात को, हिंदी की संधि में कभी संस्कृत की संधि के नियम नहीं लगते हैं। ठीक है, हाँ, घोड़ा धन दौड़ सही है इसका। ठीक, इसी प्रकार जैसे मिठाई धन वाला, अब लगाते रहो नियम, कोई नियम नहीं लगने वाला है। तांगा धन वाला, ये संधि के नियम यहां पर काम नहीं करते हैं फिर। ठीक है, संस्कृत से ही उठा करके हमने पूरा कॉपी पेस्ट किया है संधि को। यण जगह में, यण वाले स्थल में हमने एक चीज को छोड़ा है केवल, बाकी पूरा कॉपी पेस्ट है समझोगे तो। यण संधि में संस्कृत में जाएंगे तो वहां पर य, र, ल, व चारों वर्ण बनते हैं, जबकि हिंदी में क्या बनता है? केवल य बनेगा, र बनेगा और व बनता है। ठीक, चलो आगे बढ़ो। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलो बताओ। वर्षा, मनीषा, नीलम, दिव्या, बहुत बढ़िया, नीलम, गुड। तेजराम, परी, संदीप, वेरी गुड। सोमेंद्र, बहुत अच्छे। तत् धन में व्यंजन संधि का उदाहरण है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलो जल्दी बताओ। सी, बहुत बढ़िया। क्या होगा? उत धन हरण। यार इतना जल्दी जल्दी बना ले रहे हो आप लोग, क्या बात है, गुड। तेजोमय का सही संधि विच्छेद, आप तो फंसे हो रे बाबू, बताओ मेरे को क्या होगा? तेजोमय शब्द का संधि विच्छेद। अरे वाह, ओहो, बहुत अच्छे। क्या बनेगा? तेजह धन मय, यही वाला नियम। तेजह धन मय, विसर्ग के पहले आ आया, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण आया। चलो, राकेश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताओ 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 जल्दी। अरे वाह, राका, अरे तीसरा कैसे होगा? हाँ, डी होगा, बहुत अच्छे। कौन है सी वाला एक जन? डी होगा। राका यानी रात्र, रात्रि है ना। ईश यानी देवता, रात्रि का देवता है, इसीलिए राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, अगला, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? चलो भाई, ये तो एकदम लड्डू गोपाल का क्वेश्चन है, अब भी जस्ट पढ़ाया हूं। बहुत बढ़िया, विसर्ग, ओके। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? निर्जन, बताओ। एक तरफा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला, वातानुकूलन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलो भाई अब बताओ। मजा आ रहा है ना पहला और दूसरा ऑप्शन में फंस के? हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ए, पहचानने लग गए हो अब शब्द को, है ना। वात यानी वायु, अनुकूलन, ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से बदलना, तो वायु को जो परिस्थिति के हिसाब से बदले वही तो वातानुकूलन है। ठीक, चलो तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, समास। थोड़ा सा पढ़ के आइएगा कल, है ना, ऐसे नहीं कि एकदम से नया शुरू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि कक्षा 6वीं से पढ़ रहे हो। ठीक है, अगर संधि वाले टॉपिक में कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक, वैसे अभी तक तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बन रहा था, है ना, सबसे अच्छे बन रहे क्वेश्चन। संकल्प में समधन कल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है, पवन, है ना, 1-5 का नियम लगता है वहां पे।
चलो तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल समास हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू।